आज देखेंगे चैप्टर नंबर 8 गवर्नेंस इशू। यहाँ पे जो पहला केस है वो हुआ है पूना एम्प्लॉय यूनियन वर्सेस फोर्स मोटर्स लिमिटेड और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। ये केस है रिलेटेड टू रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन। यहाँ पे क्या होता है, BKS एक ट्रेड यूनियन है जो कि फोर्स मोटर की रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन होती है। पुणे एम्प्लॉय यूनियन का कहना था कि हमें इस कंपनी का रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन बनना है। रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन बनने के लिए एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय आपकी साइड होने चाहिए। पुणे एम्प्लॉय यूनियन ने कंपनी के एम्प्लॉयज को अप्रोच किया। एम्प्लॉयज को कहा कि आप लोग एफिडेविट पे साइन करके हमारे मेंबर बन जाइए। हम जो भी आपके वेजेस ड्यू हैं कंपनी से वो सारे आपको दिलवाएंगे, और दूसरी चीज ये जो आप एफिडेविट साइन कर रहे हैं वो हम कहीं पे भी यूज नहीं करेंगे। पुणे एम्प्लॉय यूनियन ने 85% एम्प्लॉय को अपना मेंबर बना लिया और इनको रजिस्ट्रेशन मिल गया। इस चीज को फोर्स मोटर्स लिमिटेड ने चैलेंज किया कोर्ट में। कोर्ट में जब इसे चैलेंज किया गया तो पुणे एम्प्लॉय यूनियन ने एफिडेविट प्रेजेंट कर दिया कोर्ट में। लेकिन एफिडेविट में क्या लिखा हुआ था कि पहली चीज वो जो पूना एम्प्लॉय यूनियन है वो अपने वर्कर्स को सारे वेजेस दिलवाएगी। दूसरा, वो इस एफिडेविट को किसी भी पर्पस के लिए यूज नहीं करेगी, लेकिन उन्होंने इसके लिए यूज किया। कोर्ट ने एफिडेविट को इनवैलिड कंसिडर करते हुए केस को डिसमिस किया। नेक्स्ट केस है केस नंबर 2 मैनेजमेंट ऑफ द बरारा कोऑपरेटिव मार्केटिंग। अब बहुत सिंपल सा केस है यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से रिलेटेड। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर्कमैन एक्सेप्टेड द कंपनसेशन एंड लीव ऑफ हिज राइट ऑफ रीइंस्टेटमेंट इन सर्विस। एक एम्प्लॉय उनको रिट्रेंच किया गया, लेकिन फिर उनको सर्विस उनकी वापस मिल रही थी, लेकिन उसने क्या किया, कंपनसेशन एक्सेप्ट किया इन लीव ऑफ राइट ऑफ रीइंस्टेटमेंट। कंपनसेशन लेने के बाद वो बोल रहे हैं कि हमको एम्प्लॉयमेंट भी वापस चाहिए, तो दिस इज नॉट टेनेबल। नेक्स्ट केस है केस नंबर 3 एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। बहुत सिंपल सा केस है कि जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है उसमें क्या हम डायरेक्टर को एम्प्लॉय कंसीडर करेंगे। डायरेक्टर जिनको रेम्यूनरेशन मिलता है, तो क्या वो एम्प्लॉय वर्ड में कवर होंगे? तो बहुत सिंपल सा आंसर है यस, डायरेक्टर एम्प्लॉय होते हैं। नेक्स्ट केस है केस नंबर 4 दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन दिल्ली हाईकोर्ट का डिसीजन। यहाँ पे केस क्या होता है कि कंडक्टर फेल हो जाते हैं वेज बिल को डिपॉजिट करने में, तो कंडक्टर को रिमूव कर दिया जाता है सर्विस से। जब डिस्प्यूट हुआ तो कोर्ट में गए। कोर्ट ने कहा कि जो एम्प्लॉय है उनको उनकी सर्विस भी वापस मिलेगी, मतलब रीइंस्टेटमेंट मिलेगा, और दूसरा जो भी सारे बेनिफिट्स हैं, जो भी उनके वेजेस हैं, वो सारे उनको पे किए जाएं। कंपनी ने रीइंस्टेट तो कर लिया एम्प्लॉय को, लेकिन उनको जो बेनिफिट्स का पेमेंट करना था वो पे नहीं किया। यहाँ पे क्या हुआ कि 2010 में ऑर्डर पास हो चुका था कि एम्प्लॉय को रीइंस्टेट करना है, और कंपनी ने जो एक्चुअल रीइंस्टेट किया वो किया 2014 में। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि 2010 से लेके 2014, क्योंकि 2010 में ऑर्डर पास हो चुका था रीइंस्टेट करो, और कंपनी ने 2014 में एक्चुअल रीइंस्टेट किया। ये जो 2010 से 2014 का गैप है, इसमें जो उनके वेजेस है वो कंपनी ने पे नहीं किए। तो जब कोर्ट में गए तो कोर्ट ने कहा कि वेजेस पे करने पड़ेंगे उस ड्यूरेशन के, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर आ चुका था 2010 में कि आपको उस पर्सन को रीइंस्टेट करना है, तो उस ड्यूरेशन के जो वेजेस हैं वो आपको पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट केस है केस नंबर 5 सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज दिल्ली हाईकोर्ट का यहाँ पे डिसीजन था। एक इंक्वायरी हुई जिसमें एम्प्लॉय का पीएफ का कंट्रीब्यूशन कितना निकलना चाहिए वो डिसाइड करना था। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रैक्टर का कोई एग्जामिनेशन ही नहीं किया। जब हम बात करते हैं पीएफ की, तो एम्प्लॉय एक पर्टिकुलर परसेंटेज कंट्रीब्यूट करेगा और सेम परसेंटेज कॉन्ट्रैक्टर भी वहां पे कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन यहाँ पे जब पीएफ कमिश्नर ने लाइबिलिटी डिसाइड की तो कॉन्ट्रैक्टर से कोई एग्जामिनेशन नहीं किया, कोई एविडेंसेस नहीं लिए, और डायरेक्टली लाइबिलिटी को डिसाइड कर दिया। तो क्या ये सही है? तो दिल्ली हाईकोर्ट का डिसीजन था कि आप ऐसे नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्टर से भी वहां पे डिस्कस करना पड़ेगा एंड देन फिर लाइबिलिटी डिसाइड होगी। नेक्स्ट केस है केस नंबर 6 द रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। यहाँ पे क्या हुआ कि पीएफ में कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज डिपॉजिट करना था। अब जो परसेंटेज हम लेंगे वो किसका लेंगे? वेजेस का लेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे ये आया कि वेजेस में क्या क्या इंक्लूड होगा। क्या हमें सिर्फ बेसिक वेज का यहाँ पे परसेंटेज लेना है, या अगर हमने कुछ अलाउंसेस का पेमेंट किया है तो उसे भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सिंपल से 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। पहली चीज, अगर कोई भी ऐसा अलाउंसेस है जो कि हम सबको पे कर रहे हैं तो वो हमें वेजेस में इंक्लूड करके देन हमें पीएफ का परसेंटेज निकालना है। लेकिन कोई ऐसा अलाउंसेस है जो स्पेसिफिक टू सम पर्सन है, देन उस केस में क्या होगा, तो हम उसे एक्सक्लूड करेंगे। दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, अगर कोई चीज एक्सक्लूड करनी है तो वो आपको स्पेसिफिकली एक्ट में लिखा होगा कि ये चीज इंक्लूड नहीं होगी। अदरवाइज जो भी सारे अलाउंसेस है वो आपको क्या करना है, यहाँ पे इंक्लूड करना है। तो यही इसका कंक्लूजन था कि जब भी हम प्रोविडेंट फंड का परसेंटेज निकालेंगे तो वेजेस का होगा। वेजेस में अलाउंसेस आएंगे या नहीं आएंगे उसके लिए आपको 2 पॉइंट ध्यान रखना है।
नेक्स्ट केस है केस नंबर 7, मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन कंसल्टेशन सर्विसेज, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। ईपीएफ एक्ट से रिलेटेड है, क्या लिखा हुआ है, एक्सक्लूडेड एम्प्लॉय रिटायरिंग फ्रॉम रेलवेज विड्रॉइंग देयर एक्यूमुलेशन कंट्रीब्यूशन जॉइन अनदर ऑर्गेनाइजेशन वेदर टू बी ट्रीटेड एज एक्सक्लूडेड एम्प्लॉय। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि एक एम्प्लॉय है जिसका रिटायरमेंट होता है, वो अपने सारा कंट्रीब्यूशन विड्रॉ कर लेता है और दूसरे एस्टेब्लिशमेंट को ज्वाइन करता है। अब जो ईपीएफ एक्ट है उसके क्लॉज एफ में लिखा हुआ है कि अगर कोई एम्प्लॉय रिटायर होता है और अपने सारे बेनिफिट्स को विड्रॉ कर लेता है, उसको एक्सक्लूडेड एम्प्लॉय मानेंगे फंड के रिस्पेक्ट में। एक्सक्लूडेड एम्प्लॉय का मतलब ये होता है कि एक ऐसा एम्प्लॉय जिसने रिटायरमेंट पे अपने सारे बेनिफिट्स विड्रॉ कर लिए हैं तो उसे एक्सक्लूडेड एम्प्लॉय माना जाता है। जहां भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे उन्हें एक्सक्लूड किया जाएगा कि उन्हें कोई भी दूसरे फंड्स में कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं। जो उनके एम्प्लॉयर है उनको कोई भी नया फंड क्रिएट करने की जरूरत उनके लिए नहीं होगी। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि इन्होंने जब अपना एक जनरल ईपीएफ का अमाउंट विड्रॉ किया है तो क्या इन्हें एक्सक्लूडेड एम्प्लॉय माना जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई जनरल प्रोविडेंट फंड आप विड्रॉ करते हो ऑन रिटायरमेंट और दूसरा एस्टेब्लिशमेंट ज्वाइन करते हो तो आपको एक्सक्लूडेड एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट केस है केस नंबर 8, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। यहाँ पे एक एम्प्लॉय ने एक्सीडेंट कर दिया तो उसे ऑन दैट रीजन जॉब से डिसमिस कर दिया गया। उस एम्प्लॉय ने अपने गिल्ट को एडमिट किया, उसने कंपाउंडिंग करवा ली, कंपनसेशन का पेमेंट कर दिया। ट्रिब्यूनल ने डायरेक्ट किया, ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया कि इस एम्प्लॉय को रीइंस्टेट किया जाए विद 50% बैक वेजेस। तो रीइंस्टेट भी करो और जो बैक वेजेस थे उसका 50% इसको पेमेंट करो। फिर ऐसे ही एम्प्लॉय के झगड़े चलते रहे। सुप्रीम कोर्ट के पास अभी केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि रीइंस्टेट करना तो सही होगा लेकिन बैक वेजेस नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट केस है केस नंबर 9, ग्लोब ग्राउंड इंडिया एम्प्लॉय यूनियन, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। यहाँ पे क्या होता है, एक कंपनी होती है, उस कंपनी का केस चल रहा है ट्रेड यूनियन के साथ। अब ट्रेड यूनियन ने उस कंपनी के अगेंस्ट में तो केस फाइल किया। उस कंपनी की कोई होल्डिंग कंपनी होती है, एम्प्लॉय यूनियन कहता है कि उस होल्डिंग कंपनी को भी क्या करो, इम्प्लीट करो। क्यों इम्प्लीट करना है, जस्ट बिकॉज कि वो होल्डिंग कंपनी है उस सब्सिडरी कंपनी की। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन यहाँ पे ये आया कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का यहाँ पे क्या है, डिस्प्यूट है। मतलब जो सब्सिडरी कंपनी है और जो ट्रेड यूनियन है उनका डिस्प्यूट है तो उनका केस चलेगा। यहाँ पे हम होल्डिंग को इम्प्लीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट केस है केस नंबर 10, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। यहाँ पे बैंक का एम्प्लॉय जिन्होंने असॉल्ट किया और उस वजह से उन्हें कन्विक्ट कर लिया गया, उन्हें इम्प्रिजनमेंट हुई फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स कंप्लीट होने से पहले ही उन्हें रिलीज कर दिया गया। अब जैसे ये रिलीज हुए, ये बैंक में जाते हैं अपना वर्क एज एन एम्प्लॉय कंटिन्यू करने के लिए, बट बैंक उन्हें डिसमिस कर देता है ऑन द ग्राउंड कि आप डिस्क्वालीफाई हो क्योंकि आपने मॉरल टर्पिट्यूड किया है। जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असॉल्ट इज नॉट अ मॉरल टर्पिट्यूड, इसलिए डिस्क्वालीफाइड नहीं है। नेक्स्ट केस है केस नंबर 11, रीजनल मैनेजर, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन था। यहाँ पे एक एम्प्लॉय जो एक कॉर्पोरेशन में अपॉइंटेड थे। अब यहाँ पे वेजेस की बात चल रही है जहाँ पे हम कैटेगरी की बात करेंगे, जहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग कैटेगरी होती है और आप जिस कैटेगरी में फॉल करते हो वो डिसाइड करेगा कि आपकी रिटायरिंग एज क्या होगी और उस बेसिस पे आपको कितने वेजेस मिलेंगे। अब यहाँ पे एक एम्प्लॉय जिनका जब एम्प्लॉयमेंट हुआ था तो वो कैटेगरी डी में फॉल हो रहे थे जहाँ पे रिटायरिंग एज 60 ईयर्स थी और उसके अकॉर्डिंगली उन्हें वेजेस मिलते थे। सब्सिक्वेंटली क्या हुआ कि वेजेस में चेंजेस किए गए और उस वजह से जो एम्प्लॉय है वो कैटेगरी सी में शिफ्ट हो गए और जहाँ पे रिटायरिंग एज हो गई 58 ईयर्स। तो अभी तक एम्प्लॉय कैटेगरी डी में थे जहाँ पे रिटायरिंग एज 60 ईयर्स थी, लेकिन वेजेस में चेंज होने की वजह से वो कैटेगरी सी में फॉल हो गए और उनकी रिटायरिंग एज 58 ईयर्स हो गई। अब यहाँ पे जब 58 ईयर्स कंप्लीट हो गए तो उनको कहा गया कि आपका रिटायरमेंट होगा। उस पर्सन ने कहा कि मुझे तो 60 ईयर्स के लिए अपॉइंट किया गया था तो मैं 60 ईयर्स के लिए ही एंटाइटल रहूंगा। सुप्रीम कोर्ट के पास अभी केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आपकी कैटेगरी को शिफ्ट किया गया था, कैटेगरी सी में डाला गया था, तो वहां पे आपको पे स्केल के बेनिफिट्स मिले, आपने पे स्केल के सारे बेनिफिट्स ले लिए और अब आप बोल रहे हो कि 60 ईयर्स रिटायरिंग एज होगी, तो ऐसा नहीं होगा। जिस पे स्केल के आपने बेनिफिट लिए हैं तो वही आपकी रिटायरिंग एज होगी, तो 58 ईयर्स में ही रिटायरमेंट होगा। यहाँ पे नेक्स्ट केस है केस नंबर 12, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वर्सेस बत्रा हॉस्पिटल, दिल्ली हाई कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन था। यहाँ पे ईएसआई एक्ट में जो बत्रा हॉस्पिटल है उन्हें नोटिस दिया गया, उनसे रिकॉर्ड्स को डिमांड किया गया। ईएसआई कॉर्पोरेशन ने जब नोटिस भेजा बत्रा हॉस्पिटल को, जब बत्रा हॉस्पिटल ईएसआई एक्ट में कवर ही नहीं होता था, दिल्ली हाईकोर्ट का यहाँ पे ये डिसीजन आया कि जो एंटिटी ईएसआई एक्ट में कवर ही नहीं हो रहा है आप उसे नोटिस देकर रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस करने के लिए नहीं बोल सकते। नेक्स्ट केस है केस नंबर 13, नंदराम, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन था। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से रिलेटेड यहाँ पे केस है। यहाँ पे एक कंपनी है जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस औरंगाबाद में है।
यहाँ पे एक पर्सन जिनको अपॉइंट किया गया औरंगाबाद में, बाद में उन्हें सेम कंपनी में ट्रांसफर कर दिया गया टू सिलवासा। उसके बाद फिर से उनका ट्रांसफर कर दिया टू पौंडीचेरी। अब जो पौंडीचेरी स्टेब्लिशमेंट था वो क्लोज हो गया और जो एम्प्लॉय है उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया। तो इस एम्प्लॉय को केस फाइल करना था। अब जो एम्प्लॉय थे जो लास्ट में पौंडीचेरी का स्टेब्लिशमेंट में वर्किंग कर रहे थे, इन्होंने केस कहाँ फाइल किया? औरंगाबाद में, जहां से इन्होंने स्टार्टिंग की थी। अब क्वेश्चन ये था कि क्या औरंगाबाद कोर्ट का यहाँ पे जुरिस्डिक्शन है? सुप्रीम कोर्ट का जब डिसीजन आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा औरंगाबाद में कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है, क्योंकि जो रजिस्टर्ड ऑफिस है कंपनी का वो कहाँ पे है? औरंगाबाद में। नेक्स्ट केस है केस नंबर 14, जया बिस्वाल। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन था। यहाँ पे जो जया है, इनके बेटे की डेथ हो जाती है ड्यू टू एक्सीडेंट ड्यूरिंग वर्क। एक्ट में कंपनसेशन डिसाइड किया गया कि इनको इतना कंपनसेशन मिलेगा। इंश्योरेंस कंपनी का कहना था कि हम इतना कंपनसेशन नहीं देंगे, कंपनसेशन को लेस किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला जब सारे फैक्ट्स को देखकर ये कंपनसेशन डिसाइड किया गया है तो इतना ही कंपनसेशन मिलेगा। नेक्स्ट केस है केस नंबर 15, ESIC। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन था। यहाँ पे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट की बात हुई है। हर एक्ट में पनिशमेंट लिखी होती है। ESI एक्ट में भी पनिशमेंट लिखी हुई थी कि अगर कोई पर्सन कंट्रीब्यूशन पे करने में डिफॉल्ट करता है, वहां पे पनिशमेंट होगी ऑफ 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट एंड अ फाइन ऑफ ₹5,000। अब यहाँ पे जब फाइन डिसाइड किया जा रहा था तो फाइन लगा दिया गया ₹1,000। तो क्वेश्चन ये था कि जब एक्ट में लिखा है कि फाइन ऑफ ₹5,000 तो फाइन 1,000 का लगा सकते हैं क्या? यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है कि फाइन ऑफ ₹5,000 मतलब 5,000 रुपए ही लगेंगे, तो वहां पे आप उसको रिड्यूस नहीं कर सकते। अगर वहां पे लिखा होता फाइन नॉट एक्सीडिंग ₹5,000 तो वहां पे आप 4,000 भी लगा सकते थे, 3,000 भी लगा सकते थे। लेकिन जब स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है कि फाइन ऑफ ₹5,000 तो उसको रिड्यूस नहीं कर सकते। नेक्स्ट केस है केस नंबर 16, रॉयल वेस्टर्न इंडिया क्लब। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन था। यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि कोई भी कैजुअल वर्कर्स अगर एंगेज होते हैं किसी वर्किंग के लिए तो वेदर दे आर कंसिडर एम्प्लॉय अंडर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट में जो एम्प्लॉय की डेफिनेशन है वो बहुत वाइड है। जैसा भी हमने पहले देखा था कि वेदर डायरेक्टर्स आर एम्प्लॉय, तो डायरेक्टर एम्प्लॉय होते हैं, तो वैसे ही कैजुअल वर्कर्स को भी यहाँ पे एम्प्लॉय कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट केस है केस नंबर 17, तमिलनाडु वर्सेस SK रॉय। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? LIC डायरेक्टेड टू पे बैक वेजेस एंड कंपनसेशन टू ऑल द बदली वर्कर्स हुज सर्विसेज वर टर्मिनेटेड इन 1988। यहाँ पे LIC को डायरेक्ट किया गया था कि जो भी आपने बदली वर्कमैन को टर्मिनेट किया है उन्हें रीइंस्टेट करो, साथ ही साथ उन्हें बैक वेजेस और कंपनसेशन का पेमेंट करो। LIC ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया कि ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इससे हमें बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉसेस हो जाएंगे और ये प्रैक्टिकल नहीं है कि सबको एब्जॉर्ब करके हम बैक वेजेस भी दें और कंपनसेशन का पेमेंट भी किए करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को रिड्यूस किया और कहा कि 50% तक आपको यहाँ पे क्या करना है? पेमेंट करना है। नेक्स्ट केस है केस नंबर 18, पेप्सू रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। यहाँ पे पेप्सू रोडवेज का टेक ओवर हो जाता है और इस वजह से पेप्सू रोडवेज के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनका ट्रांसफर हो जाता है। अब इनमें से एक एम्प्लॉय जो कि कॉर्पोरेशन में वर्किंग कर रहे थे, इनका होता है रिटायरमेंट एज, इनका रिटायरमेंट हो जाता है। रिटायरमेंट के वक्त ये अपने सारे बेनिफिट्स को क्लेम करके और कंपनी से रिटायर हो जाते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि इनके रिटायरमेंट हो जाने के बाद अमेंडमेंट्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस आते हैं जिसमें बात होती है कि अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो तो आपको कुछ पर्टिकुलर बेनिफिट मिलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल पेंशन स्कीम रिवाइज होती है, तो ये सारी चीजें वहां पे आती है। तो जो वर्कमैन रिटायर हो चुका है अपने सारे बेनिफिट लेके, उनका कहना होता है कि पेंशन स्कीम अभी आई है और मैं गवर्नमेंट कंपनी का एम्प्लॉय था तो मुझे पेंशन यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे डिसीजन ये आया कि बेनिफिट्स ऑलरेडी आपने सारे ले लिए जो कि आप एंटाइटल थे और अब आप कंपनी में नहीं हो, आपका रिटायरमेंट हो चुका है, तो अब आपको कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट केस केस नंबर 19, इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। यहाँ पे एक कंपनी जिन्होंने इंश्योरेंस की 3 पॉलिसी लेके रखी थी, एक थी मिसलिनियस एक्सीडेंटल पॉलिसी, दूसरी थी फायर पॉलिसी एंड थर्ड बर्गलेरियन हाउस ब्रेकिंग पॉलिसी। अभी जो कंपनी है, इस कंपनी के जो असेट्स है उसे टेक ओवर कर लेती है एक दूसरी कंपनी और वो कंपनी उसे ऑक्शन पे लगा देती है। ऑक्शन जब ये लोग लगाते हैं तभी लोग देखते हैं कि जो प्लांट एंड मशीनरीज हैं इनके कुछ पार्ट्स जो है वो मिसिंग है फैक्ट्री प्रीमाइसेस से। तो ये लोग क्लेम लॉन्च करते हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास कि हमारा ये नुकसान हुआ है। कौन से पॉलिसी में? बर्गलरी एंड हाउस ब्रेकिंग
पॉलिसी में। तो यहाँ पे जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बगलरी एंड हाउस ब्रेकिंग पॉलिसी को आप यूज तभी कर सकते हो जब कोई फोर्सेबल एंट्री हुई हो। यहाँ पे कोई फोर्सेबल एंट्री नहीं है, हैंड्स नॉट कवर्ड। नेक्स्ट केस है केस नंबर 20, इलेक्ट्रोथेम इंडिया लिमिटेड। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन था। यहाँ पे इन्वायरमेंट लॉ से रिलेटेड बात हुई है, यहाँ पे क्लियरेंस सर्टिफिकेट की बात हो रही है। कंपनी एक इंडस्ट्री सेटअप कर रही होती है। अब जब भी आपको इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो वहाँ पे आपको क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेने होंगे। क्लियरेंस सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको वहाँ पे पब्लिक हियरिंग करवानी होती है, कंडक्ट करना पब्लिक हियरिंग कंपलसरी है। अब इन्होंने क्या किया कि जब इन्होंने इंडस्ट्री सेटअप की तब इन्होंने पब्लिक हियरिंग करवाई थी। अब जब ये लोग एक्सपांशन कर रहे थे तो इन्हें फिर से क्लियरेंस लेना होगा। अब इन्होंने क्या किया, क्लियरेंस के लिए अप्लाई तो किया विदाउट होल्डिंग पब्लिक हियरिंग। इन्होंने पब्लिक हियरिंग नहीं की, पर इन्हें क्लियरेंस सर्टिफिकेट ऑलरेडी मिल गया तो इन्होंने कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर दिया। बाद में जो रिस्पोंडेंट है उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया कि ये कंपनी ने क्लियरेंस सर्टिफिकेट ले लिया बट इन्होंने पब्लिक हियरिंग नहीं करवाई, जो कि मैंडेटरी है। जो रिस्पोंडेंट है उन्होंने कोर्ट में कहा कि इनकी सारी बिल्डिंग तोड़ दो क्योंकि इन्होंने पब्लिक हियरिंग नहीं करवाई है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो गलत होगा कि अगर किसी पर्सन ने पब्लिक हियरिंग नहीं करवाई है तो उसमें हम उनका कंस्ट्रक्शन हटा दें। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपील को पार्टली अलाउ किया। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि लेट देम कंटिन्यू, ये लोग अपनी बिल्डिंग बना सकते हैं लेकिन साथ ही साथ इन्हें पब्लिक हियरिंग करवानी होगी। देन पब्लिक हियरिंग के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि फर्दर स्टेप क्या लेना है। नेक्स्ट केस है केस नंबर 21, जनरल सेक्रेटरी वर्सेस एम्प्लॉयर्स। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन था। बहुत सिंपल सा केस है। इसके अंदर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का केस है जहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल अवार्ड पास करता है। अवार्ड होता है फॉर रीइंस्टेटमेंट एंड बैक वेजेस। अवार्ड में लिखा होता है कि जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको रीइंस्टेट भी करना है प्लस उनको बैक वेजेस भी देने हैं। हाई कोर्ट के पास अभी केस गया तो हाई कोर्ट ने अलाउ किया कि एक लमसम कंपनसेशन दे दो और रीइंस्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे हाई कोर्ट का ऑर्डर को करेक्ट माना गया कि लमसम कंपनसेशन मिल जाना चाहिए और रीइंस्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से ये केस था। नेक्स्ट केस है केस नंबर 22, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। दिल्ली हाईकोर्ट का यहाँ पे डिसीजन था। यहाँ पे एक वर्कमैन जो बहुत सारी लीव लेते थे, अराउंड 1 ईयर के पीरियड में उन्होंने 118 डेज की लीव ली थी और उन्होंने जो डीटीसी है दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, कोई रीजन नहीं बताया, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं बताया कि वो इतनी सारी लीव्स क्यों ले रहे हैं। बाद में दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने उन्हें डिसमिस कर दिया जॉब से। जब डिसमिस किया तो वर्कमैन का कहना था कि मुझे डिसमिस मत करो, कुछ मेडिकल रीजंस थे इस वजह से मैंने लीव्स ली थी। लेकिन डीटीसी ने कहा कि कुछ डेज आपका मेडिकल रीजन होगा लेकिन बाकी के डेज जो आपने लीव ली उसका क्या। तो दिल्ली हाईकोर्ट का जब डिसीजन आया तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इतनी ज्यादा लीव्स लेना, वो भी अनऑथराइज लीव्स, तो ये गलत है। नेक्स्ट केस है केस नंबर 23, सिल्वर टच एंटरप्राइज। दिल्ली हाईकोर्ट का डिसीजन था। यहाँ पे क्या होता है कि एक पर्सन राधा शर्मा जो कि एक कंपनी में काम करती थी और वो रेजिग्नेशन ले लेती है कंपनी से। अब कुछ टाइम बाद वो अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए ऑफिस के प्रीमाइसेस में विजिट करती है। जहाँ पे वो काम करती थी उस कंपनी के ऑफिस में वो विजिट करती है अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए। जब वो अपनी फ्रेंड से मिलने जाती है तो ऑफिस प्रीमाइसेस में ही उनकी डेथ हो जाती है। अब जो इनके लीगल हायर्स हैं, जो इनके फैमिली मेंबर्स हैं, वो लोग कंपनी पे केस फाइल करते हैं कि हमें कंपनसेशन दो। कंपनी का कहना होता है हम कंपनसेशन क्यों दें, तो जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनका कहना होता है कि कंपनी को कंपनसेशन देना पड़ेगा क्योंकि पहली चीज जो डेथ हुई है वो प्रीमाइसेस में, जो ऑफिस प्रीमाइसेस है वहां पे हुई है। और इनका दूसरा रीजन ये था कि जब इस कंपनी में ये काम करती थी तो वहां पे इतना वर्क प्रेशर था जिस वजह से ये प्रॉब्लम हुई और डेथ हुई, तो इसलिए कंपनी को कंपनसेशन देना पड़ेगा। कमिश्नर ने यहाँ पे कुछ भी नहीं सुना और कंपनसेशन दे दिया। दिल्ली हाईकोर्ट में जब ये केस गया तो दिल्ली हाईकोर्ट ने रिमांड किया फॉर फ्रेश एडजुडिकेशन। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सारे फैक्ट्स को पहले कंसिडर करना पड़ेगा, देन डिसाइड करना पड़ेगा कि कंपनसेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। नेक्स्ट केस है केस नंबर 24, दौर सिंह गोविंद। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन था। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, डिसमिसल ऑफ वर्कमैन, सुपर एनुएशन बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ द अवार्ड, लेबर कोड अवॉर्डेड ऑल सर्विस बेनिफिट्स and 50% of back wages in lieu of reinstatement. High Court modify the award by allowing only 50% of back wages whether tenable held no. यहाँ पे क्या होता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का केस गया, लेबर कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि एम्प्लॉय को सारे सर्विस बेनिफिट मिलना चाहिए, मतलब उनका जो भी पीएफ है, ग्रेचुटी है, जो भी सुपर एन्यूएशन फंड है, वो सब उन्हें मिलना चाहिए, साथ में 50% ऑफ बैक वेजेस मिलने चाहिए। हाईकोर्ट के पास जब ये केस गया तो हाईकोर्ट ने कहा कि सर्विस बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ 50% बैक वेजेस मिलेगा। तो यहाँ पे हाईकोर्ट का डिसीजन गलत था। गलत इसलिए था क्योंकि जब भी हम बात करते हैं कि सर्विस बेनिफिट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या ग्रेचुटी की अगर हम बात करें कि ग्रेचुटी जो है वो
कब डिनाई की जा सकती है, तो ग्रेच्युटी को एक ही केस में डिनाई किया जा सकता है देने से, वो है कि जब किसी पर्सन ने ऑफेंस किया हो ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड। किसी ने अगर मॉरल टर्पिट्यूड किया है तो आप ग्रेच्युटी पेमेंट करने से मना कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई मॉरल टर्पिट्यूड नहीं है तो फिर आपको वहां पे सर्विस बेनिफिट्स देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे भी ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का यही था कि सर्विस बेनिफिट विद 50% बैक वेजेस मिलेंगे। नेक्स्ट केस है केस नंबर 25 लैंको। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन था। यहाँ पे क्या होता है, दो एक्ट की बात हुई है। एक एक्ट है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट और दूसरा एक्ट है फैक्ट्रीज एक्ट। यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि एक कंपनी के ऊपर कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे क्या था कि जो कंपनी थी वो मैन्युफैक्चरिंग वर्किंग करने वाली थी, कंपनी का कहना था कि हम पे फैक्ट्रीज एक्ट एप्लीकेबल होगा, और जब फैक्ट्रीज एक्ट एप्लीकेबल हुआ मतलब वहां पे बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। अब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन एक्ट में लिखा था कि जो भी कंपनी कंस्ट्रक्शन करेगी बिल्डिंग का तो उन्हें सेस का पेमेंट करना होगा, तो कंपनी से सेस मांगा गया। कंपनी ने कहा कि हम तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में कवर होते हैं, हम फैक्ट्रीज एक्ट में कवर होते हैं, तो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन एक्ट हम पे एप्लीकेबल नहीं होगा और हम सेस का पेमेंट नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये बात कही कि फैक्ट्रीज एक्ट में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ये देखा जाता है, और अभी तक कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं हुई है। अभी जो फैक्ट्री है उसकी बिल्डिंग का क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो इस टाइम पर क्या होगा, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन एक्ट एप्लीकेबल होगा, आपको सेस का पेमेंट करना होगा, और जब से आपकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी तब आपको फैक्ट्रीज एक्ट में कवर किया जाएगा। नेक्स्ट केस है केस नंबर 26 द मैनेजमेंट ऑफ एसबीआई। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। यहाँ पे क्या होता है, देखो क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉय फर्निशिंग अ फॉर्स सर्टिफिकेट हैज टू हायर क्वालिफिकेशन ड्रॉन एडिशनल एमोल्यूमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्स सर्टिफिकेट, मैनेजमेंट आफ्टर कंडक्टिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग dismiss the employee, labor tribunal confirmed the dismissal, high court set aside the dismissal, whether correct held no। यहाँ पे क्या होता है, एसबीआई के एम्प्लॉय जिन्होंने फोर्स सर्टिफिकेट फर्निश किया एसबीआई में कि मेरे पास हायर क्वालिफिकेशंस है, और उस बेसिस पर उन्होंने एडिशनल बेनिफिट्स बैंक से लिए। जब एसबीआई के मैनेजमेंट को इसके बारे में पता चला कि इन्होंने फोर्स सर्टिफिकेट दिया था तो उन्होंने एक डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग वहां पे कंडक्ट की और जो एम्प्लॉय है उसे डिसमिस कर दिया। लेबर ट्रिब्यूनल के पास जब ये केस गया तो लेबर ट्रिब्यूनल ने भी डिसमिस को कंफर्म किया कि डिसमिस आपने सही किया है। जब हाई कोर्ट के पास ये केस गया तो हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया। हाई कोर्ट का कहना था कि डिसमिस नहीं कर सकते, आपने फोर्स सर्टिफिकेट दिया है पर आप फिर भी उन्हें डिसमिस नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट के पास केस गया, तो सुप्रीम कोर्ट के पास जब केस गया तो डिसीजन क्या था कि जब फोर्स सर्टिफिकेट पर्सन ने दिया है तो इस तरीके से कोई भी पर्सन अपनी जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसमिसल को कंफर्म किया। नेक्स्ट केस है केस नंबर 27 ऑल स्कॉट्स एम्प्लॉय यूनियन। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन था। यहाँ पे ट्रेड यूनियन से रिलेटेड बात हुई है। यहाँ पे पूरा स्कॉट ग्रुप का एक कॉमन ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड था। उनके मेंबरशिप क्लॉज में लिखा हुआ था कि कोई भी आउटसाइड वर्कमैन को हम मेंबर नहीं बनाएंगे ट्रेड यूनियन में। अब यहाँ पे क्या होता है कि स्कॉट ग्रुप में से जो ऑटोमोबाइल ग्रुप है उनका डीमर्जर होता है और वो लोग वर्किंग करने लगते हैं यामाहा ग्रुप के साथ। यामाहा ग्रुप जब बना तो यामाहा ग्रुप का अपना एक अलग ट्रेड यूनियन बना। अब जब कंपनी का डीमर्जर हो गया, स्कॉट का ऑटोमोबाइल ग्रुप यामाहा ग्रुप के साथ चला गया। हमने अभी देखा कि स्कॉट ग्रुप की मेंबरशिप क्लॉज में क्या लिखा हुआ था कि जो अदर इंडस्ट्री के वर्कमैन होंगे वो यहाँ पे मेंबर नहीं बनेंगे। तो जब ये सेपरेशन हुआ तो मतलब यामाहा में जो एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं वो यहाँ पे स्कॉट ग्रुप के मेंबर नहीं रहेंगे। तो कंपनी ने यहाँ पे क्या किया कि उन वर्कमैन को अपना मेंबर बनाने के लिए क्लॉज में चेंज कर दिया और कहा कि जो आउटसाइड वर्कमैन होंगे वो भी यहाँ पे मेंबर बन सकते हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये आया कि ये चीज परमिसिबल नहीं है। नेक्स्ट केस है केस नंबर 28 एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ईएसआई एक्ट वेजेस एंटरिंग वेजेस पेड टू एम्प्लॉय नो कंट्रीब्यूशन वाज मेड ऑन दिस वेदर एंटरिंग वेजेस इंक्लूडेड इन द टर्म वेजेस अंडर द एक्ट हेल्ड यस। बहुत सिंपल सा केस है, एंटरिंग वेजेस का पेमेंट किया गया लेकिन एंटरिंग वेजेस पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि एंटरिम वेजेस वर्ड में आते हैं या नहीं आते, क्योंकि अगर एंटरिम वेजेस वर्ड में नहीं आएंगे तो उस पर कोई कंट्रीब्यूशन देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि एंटरिम वेजेस टर्म में इंक्लूड होते हैं और क्योंकि इंक्लूड होते हैं तो इस पर आपको कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। नेक्स्ट केस है केस नंबर 29 उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। यहाँ पे एक पर्सन उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में अपॉइंट हुए एज अ ड्राइवर, वो वहां पे वर्किंग कर रहे थे। अब क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने इंस्पेक्शन किया। इंस्पेक्शन के वक्त व्हीकल को रोका गया लेकिन जो रिस्पोंडेंट है उन्होंने व्हीकल नहीं रोकी। जो टीम थी वो व्हीकल को फॉलो करते हुए गई और व्हीकल को रुकवाया।
जब उन्होंने व्हीकल में चेक किया तो ये मिला कि 61 पैसेंजर विदाउट टिकट ट्रेवल कर रहे थे। तो जो कॉर्पोरेशन है उन्होंने ड्राइवर को डिसमिस कर दिया। अब क्वेश्चन ये था कि डिसमिसल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि डिसमिसल कर सकते हैं। एक और ग्राउंड यहाँ पे रेज हुआ था कि शो कॉज नोटिस इशू होने से पहले जो इंक्वायरी रिपोर्ट सप्लाई होनी थी वो सप्लाई नहीं हुई, तो इस ग्राउंड पे भी डिसमिसल नहीं होगा। फिर यहाँ पे उन्होंने कहा कि नॉन सप्लाई ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट डिसमिस को डिनाई नहीं करेगा, यहाँ पे डिसमिसल करेक्ट है। नेक्स्ट केस नंबर था टीपी करुपाई। सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन था। यहाँ पे एक एम्प्लॉय को डिसमिस किया जाता है, वो केस फाइल करता है, तो जो ऑर्डर आता है उसमें ये लिखा होता है कि इस पर्सन का रीइंस्टेटमेंट होगा बट उसे बैक वेजेस अलाउ नहीं किए जाएंगे। यहाँ पे रीइंस्टेटमेंट तो दिया गया, बट क्वेश्चन ये था कि बैक वेजेस के लिए एंटाइटल है या नहीं, बैक वेजेस मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जब डिसीजन आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैक वेजेस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये कुछ एविडेंसेस पर, कुछ फैक्ट्स पर डिपेंड करता है। वहां पे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर जैसा भी प्रूफ करेंगे उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि बैक वेजेस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि क्या प्रूफ करना होगा। अगर एम्प्लॉय ये चाहता है कि उसे बैक वेजेस मिले, उस एम्प्लॉय को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जब से मेरा डिसमिसल हुआ था और अब जब मैं रिजॉइनिंग कर रहा हूँ उस डेट तक, उस बीच में मैंने कभी भी कोई कंपनी ज्वाइन नहीं की, कोई गेनफुली मैं कहीं भी एम्प्लॉय नहीं था। और एम्प्लॉयर अगर चाहता है कि मुझे बैक वेजेस नहीं देने, तो एम्प्लॉयर को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये पर्सन गेनफुली एम्प्लॉयड था और वह एंटाइटल नहीं है फॉर बैक वेजेस। तो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर जैसा भी प्रूफ कर देंगे उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि बैक वेजेस मिलेंगे या नहीं। नेक्स्ट केस है केस नंबर 31। नेशनल कामगार यूनियन, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन था। यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन ये था कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इज एप्लीकेबल और नॉट। इस केस में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लगेगा या नहीं लगेगा। अब क्या होता है कि अगर मोर देन 100 वर्कर्स काम कर रहे हैं तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे यूनियन का कहना था, यूनियन ने कंप्लेंट फाइल की कि मोर देन 100 वर्कर्स हैं, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एप्लीकेबल होगा। जो कंपनी थी उनका कहना था कि यहाँ पे लेस देन 100 वर्कमैन है, तो यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। जब डिसीजन आया तो डिसीजन था कि लेस देन 100 है, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट केस है केस नंबर 32। बत्रा हॉस्पिटल एम्प्लॉइज यूनियन, दिल्ली हाईकोर्ट का डिसीजन था। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एग्जम्पशन फ्रॉम कवरेज, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रनिंग हॉस्पिटल वेदर एंटाइटल फॉर एग्जम्पशन हेल्ड नो। यहाँ पे बत्रा हॉस्पिटल एक हॉस्पिटल जिनका ये कहना था कि हम अपने एम्प्लॉय को बोनस नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि बोले हमको तो एग्जम्पशन है, हम चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, हमारा प्रॉफिट मोटिव नहीं है, इसलिए हम हमारे एम्प्लॉय को बोनस नहीं देंगे। यहाँ पे जब डिसीजन आया तो डिसीजन में ये था कि बोनस एक्ट में हम जब बोनस देते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो हमारे एम्प्लॉय है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रॉफिट्स में, इसलिए हम उन्हें बोनस का पेमेंट करते हैं। भले ही हम ये देखें कि एक जो हॉस्पिटल है वो अपने ऑब्जेक्ट में क्या बताते हैं कि वी आर नॉट वर्किंग फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉफिट, लेकिन वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स अर्न करते हैं, उनकी अर्निंग्स होती है, और क्योंकि इन सब अर्निंग्स में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट का डिसीजन था कि वर्कमैन को बोनस मिलेगा। नेक्स्ट इज केस नंबर 33। थाई एयरवेज इंटरनेशनल लिमिटेड, दिल्ली हाईकोर्ट का डिसीजन। पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट सेक्शन 7, कंट्रोलिंग अथॉरिटी डायरेक्टिंग पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी वेदर कुड बी चैलेंज अंडर रिट जुरिस्डिक्शन हेल्ड नो। यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट से रिलेटेड केस है, तो क्या आप रिट जुरिस्डिक्शन में उसे चैलेंज कर सकते हो। दिल्ली हाईकोर्ट का यहाँ पे ये डिसीजन था कि जब आपके पास ऑल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल है, जब आपके पास अथॉरिटीज अवेलेबल है, तो आपको रिट पिटिशन में चैलेंज करना अलाउ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट केस है केस नंबर 34। पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन था। यहाँ पे क्या होता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से रिलेटेड केस है। यहाँ पे एक पर्सन वर्किंग कर रहे हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग उनकी रिटायरमेंट एज 58 ईयर्स है, तो उनकी अभी रिटायरिंग एज 58 ईयर्स होती है। मैनेजमेंट ने कहा कि फॉर अ टेम्पररी मेजर हम आपकी जो रिटायरिंग एज है उसे 60 ईयर्स कर रहे हैं, तो 58 ईयर्स से 60 ईयर्स रिटायरिंग एज कर दी। बाद में कंपनी ने फिर से जो रिटायरिंग एज है उसे 58 ईयर्स कर दिया, फिर से रिस्टोर कर दिया। ट्रेड यूनियन ने यहाँ पे केस फाइल किया कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 9A में ये लिखा हुआ है कि जब भी एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई भी सब्सटेंशियल चेंज होगा तो आपको पहले एम्प्लॉय को नोटिस देना है, फिर ही आप वो चेंज कर सकते हो। तो कंपनी ने बोला कि हमने तो पहले ही बता के रखा था कि ये एक टेम्पररी मेजर है, सिर्फ टेम्पररी मेजर के लिए आपकी रिटायरिंग एज 60 ईयर्स कर रहे हैं, उसे फिर से 58 पे रिड्यूस किया जाएगा। तो यहाँ पे जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही टेम्पररी मेजर था, सबको पता था कि ये टेम्पररी मेजर है, बट 9A की कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी, पहले एम्प्लॉय को नोटिस देना पड़ेगा, देन आप ये मेजर ले सकते हैं।
नेक्स्ट केस है केस नंबर 35, डीटीसी सिक्योरिटी स्टाफ यूनियन, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन था। यहाँ पे क्या होता है कि जो डीटीसी है और जो दिल्ली पुलिस फोर्स है, इनके जो सिक्योरिटी स्टाफ है, इनका पे स्केल सेम रहता है। बाद में क्या होता है कि जो पुलिस स्टाफ है उनका पे स्केल इंक्रीज हो जाता है, लेकिन जो डीटीसी के सिक्योरिटी स्टाफ है उनका पे स्केल इंक्रीज नहीं होता। तो जो ये सिक्योरिटी स्टाफ का यूनियन है, इनका कहना होता है कि पुलिस सिक्योरिटी जो है उनका पे स्केल और हमारा सेम था, उनका इंक्रीज हुआ है तो हमारा भी इंक्रीज करो। सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पुलिस सिक्योरिटी स्टाफ है उनका क्वालिफिकेशन और डीटीसी की सिक्योरिटी स्टाफ का जो क्वालिफिकेशन है उसका लेवल अलग है, दोनों का लेवल ऑफ वर्क अलग है, इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि दोनों का पे स्केल सेम होना चाहिए। नेक्स्ट केस है केस नंबर 36, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन था। यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है, जो यहाँ पे देखो लाइन लिखी हुई है, डिमांड फॉर रेगुलराइजेशन ऑफ कैंटीन एम्प्लॉय। जो कैंटीन एम्प्लॉय है उन्हें भी रेगुलर एम्प्लॉय की तरह ट्रीट किया जाए। यहाँ पे कोर्ट जहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उन एम्प्लॉय को कैंटीन फैसिलिटी देने के लिए कैंटीन बना हुआ है। कैंटीन में एम्प्लॉय रखे गए जो कि एम्प्लॉय किए गए थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर, एक कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू उन एम्प्लॉयज को कैंटीन में रखा गया। उन कैंटीन वर्कर्स ने एक एसोसिएशन बनाया और उन्होंने केस फाइल किया कि जो कैंटीन के एम्प्लॉयज हैं उन्हें रेगुलर एम्प्लॉय की तरह ट्रीट किया जाए। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का भी यही डिसीजन था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को अलाउ किया कि जो कैंटीन एम्प्लॉयज है भले ही वो एम्प्लॉय हुए हैं थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर, बट उन्हें रेगुलर एम्प्लॉय ही माना जाएगा। नेक्स्ट केस है केस नंबर 37, अंचल प्रॉपर्टीज एंड इंडस्ट्री लिमिटेड, दिल्ली हाई कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन था। बहुत छोटा सा केस है। जो कंपनी है, कंपनी को क्या करना है, जो यहाँ पे रिस्पोंडेंट है, रिस्पोंडेंट को रीइंस्टेट करना है अपनी कंपनी में वापस, फुल बैक वेजेस देने हैं और जो भी सर्विस की कंटिन्यूटी वो 30 डेज के अंदर उन्हें देनी पड़ेगी। यहाँ पे कंपनी ने केस फाइल किया। कंपनी ने बोला कि हमें बैक वेजेस भी देने हैं, हमें उन्हें रीइंस्टेट भी करना है और वो भी 30 डेज में करना है। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा मुश्किल है। तो हाई कोर्ट के पास ये लोग गए, हाई कोर्ट ने सारी चीजों को देखा। हाई कोर्ट ने कहा कि कुछ बेनिफिट्स आप मत दो, लेकिन बाकी चीजें आपको यहाँ पे अलाउ करनी पड़ेगी। नेक्स्ट केस है केस नंबर 38, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट का केस है। यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन डिसाइड करना था, उसके लिए अपील की गई। जब ट्रिब्यूनल के पास अपील की गई तो ट्रिब्यूनल ने कहा कि मुझे तो पहले 50% ऑफ द डिमांड का प्री डिपॉजिट रखो, उसी के बाद हम आपकी अपील सुनेंगे। तो क्या ट्रिब्यूनल इस तरीके की कंडीशन लगा सकती है? तो हमने इसके पहले भी कई सारे केसेस पढ़े हैं। डीआरटी के केस में हमने ये चीजें देखी है कि ट्रिब्यूनल ये कंडीशन लगा सकती है कि पहले आप प्री डिपॉजिट दो, देन आपका अपील को हियर किया जाएगा। नेक्स्ट केस हुआ केस नंबर 39, महेंद्र सिंह, दिल्ली हाईकोर्ट का डिसीजन था। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, डिसमिसल ऑफ एम्प्लॉय ऑन द चार्जेस ऑफ एक्सेप्टिंग ब्राइब, वेदर पनिशमेंट ऑफ डिसमिसल इज प्रोपोर्शनेट टू द ऑफेंस हेल्ड यस। यहाँ पे एक पर्सन ने ब्राइब एक्सेप्ट की। जब उसने ब्राइब एक्सेप्ट की तो उसे जॉब से डिसमिस कर दिया गया। उस पर्सन का कहना था कि ब्राइब एक्सेप्ट करने के लिए मुझे डिसमिस करना गलत है। कोर्ट में जब ये केस गया तो दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन ये था कि अगर आप ब्राइब एक्सेप्ट करते हो, ये एक ऑफेंस है, तो इसके लिए डिसमिसल पनिशमेंट इज प्रोपोर्शनेट। नेक्स्ट केस है केस नंबर 40, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, हाई कोर्ट ऑफ JNK का यहाँ पे डिसीजन था। यहाँ पे क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जिनका एम्प्लॉयमेंट हुआ। यहाँ पे क्या होता है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, कुछ लेबर यहाँ पे एम्प्लॉयड हुए थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर, डायरेक्टली उन्हें एम्प्लॉय नहीं किया गया था, थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर वो लोग वहाँ पे वर्किंग कर रहे थे। अब जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर था उसको इंजुरी हुई, जिससे परमानेंट डिसेबलमेंट हो गया। अब उसने कंपनसेशन मांगा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से। तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का यहाँ पे क्या कहना होगा कि तुम तो एम्प्लॉय हुए थे थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर, तो वी आर नॉट लाइबल टू पे कंपनसेशन। हाई कोर्ट ऑफ JNK का जब डिसीजन आया तो उन्होंने कहा कि भले ही लेबर का एम्प्लॉयमेंट थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर हुआ है, प्रिंसिपल एम्प्लॉय लाइबल होगा टू पे कंपनसेशन। नेक्स्ट केस है केस नंबर 41, फेडरेशन ऑफ ओखला इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, दिल्ली हाईकोर्ट का यहाँ पे डिसीजन था। मिनिमम वेजेस एक्ट सेक्शन नंबर 5, जिसके अंदर मिनिमम वेजेस क्या होना चाहिए, कैसे फिक्स किया जाएगा, उसके बारे में लिखा हुआ है। दिल्ली गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस को रिवाइज किया एक नोटिफिकेशन निकाल के, जिसको यहाँ पे चैलेंज किया गया। चैलेंज करने के लिए इन्होंने अपील फाइल की। दिल्ली हाईकोर्ट में जब ये केस गया तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आपने जो ये नोटिफिकेशन निकाला है, ये नोटिफिकेशन एक्ट को क्या कर रहा है, अल्ट्रा वायरस कर रहा है, एक्ट से अलग जा रहा है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है। नेक्स्ट केस है केस नंबर 42, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, डिसमिसल फ्रॉम द सर्विस फॉर मिसकंडक्ट,
फोर फीचर ऑफ ग्रेचुटी। यहाँ पे क्या हुआ कि एक पर्सन को मिसकंडक्ट करने की वजह से डिसमिस कर दिया गया फ्रॉम सर्विस और उसकी ग्रेचुटी जो थी उसे फोरफिट कर लिया गया। बैंक ने मना कर दिया कि हम ग्रेचुटी का पेमेंट नहीं करेंगे। पर्सन ने एम्प्लॉय ने यहाँ पे केस फाइल किया कि ग्रेचुटी का पेमेंट होना चाहिए। अब ग्रेचुटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ग्रेचुटी को फोरफिट किया जा सकता है एक ही कंडीशन पे, जब मॉरल टर्पिट्यूड हुआ हो। यहाँ पे मिसकंडक्ट है, मॉरल टर्पिट्यूड नहीं है, इसलिए ग्रेचुटी का पेमेंट किया जाएगा, फोरफिट नहीं कर सकते। नेक्स्ट केस, केस नंबर 43, कोल इंडिया लिमिटेड, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन और आज का लास्ट केस। यहाँ पे क्या होता है कि एक एम्प्लॉय वर्किंग कर रहा है कोल इंडिया लिमिटेड में, वो कंपनी से रिक्वेस्ट करता है कि मेरा इंटर कंपनी ट्रांसफर कर दो ऑन पर्सनल ग्राउंड्स। उसके कुछ पर्सनल ग्राउंड्स होते हैं जिसपे वो कंपनी को बोलता है मुझे इंटर कंपनी ट्रांसफर कर दो। अब एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी इंटर कंपनी ट्रांसफर होता है तो जिस भी जगह पर आप जाएंगे वहां पे ऑलरेडी हो सकता है उस पोजीशन पर एम्प्लॉय काम कर रहे हो, तो आपकी सीनियरिटी को नहीं देखा जाता इंटर कंपनी ट्रांसफर पे। पर यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि जो ट्रांसफरर कंपनी में आपके सर्विस बेनिफिट्स हैं, क्या वो सब लॉस हो जाएंगे जब आपका इंटर कंपनी ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि जब इंटर कंपनी ट्रांसफर होगा तो ट्रांसफरर कंपनी को जो भी उनके पास बेनिफिट्स है, सर्विस बेनिफिट्स है, वो तो देने होंगे, वो लॉस नहीं होंगे। तो इंटर कंपनी जब ट्रांसफर हो रहा है तो भले ही आप सीनियरिटी मत देखो, सीनियरिटी को नहीं देखा जाएगा, लेकिन जो उस पर्सन के सर्विस बेनिफिट है वो तो उसे मिलेंगे। अच्छा सुनो, जाते जाते सब्सक्राइब का बटन दबा देना ताकि तुम भी बन जाओ कंपनी लॉ एक्सपर्ट।